Hello, my dear student. My name is Ronit Verma, and today in this class we will discuss about 5 kingdom classification. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, आज की इस अमेजिंग क्लास के अंदर हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। हम बात कर चुके थे इससे पहले के वीडियोस लेक्चर्स के अंदर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए हुआ क्या था, हम क्या कर रहे हैं इस पूरे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा डायवर्सिटीज है ऑर्गेनिजम्स की। हम क्या कर रहे हैं, उन डायवर्सिटीज को क्लासिफाइड कर रहे हैं ताकि हम उनका स्पेसिफिक एंड सिस्टमिक वे के अंदर स्टडी कर सकें। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने उन ऑर्गेनिजम्स को एक अच्छी कैटेगरीज के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से क्लासिफाइड करने की कोशिश की, बट कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी आती है। लास्ट क्लासिफिकेशन हमने बात की कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें भी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया, बट अगर हम बात करें 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी प्रॉपर वे के अंदर आपके ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड नहीं कर पाया। तो इसके बाद हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट R.H. वियटेकर, देखिए मैं आपको इनसे मिलाना चाहता हूं। ये है हमारे R.H. वियटेकर। इन्होंने क्या किया, आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। ओके, और इन्होंने काफी बेहद अच्छे तरीके से और बेहद सिस्टमेटिक वे के अंदर इन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड किया। और इन्हीं के क्लासिफिकेशन को अपन क्या कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कि अपन आपकी 11th क्लास के बुक के अंदर और अभी तक हम बात करें पूरी बायोलॉजी के अंदर अगर पढ़ा जाता है तो इन्हीं की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन था। हालांकि इसके बाद भी एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, बट वो इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, इन्हीं के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड था। ठीक है, तो बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। क्या है, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने डिवाइड किया, क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा, उन सब के बारे में डिटेल के अंदर ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि इन्होंने क्लासिफिकेशन क्यों दिया, क्योंकि 4 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है आपका वो इतना परफेक्ट नहीं है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने में। काफी सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को इन्होंने दूर किया, उन प्रॉब्लम्स को इन्होंने दूर किया। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में। इन्होंने दिया, हम बात करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। पहली बात तो आज का वीडियो लेक्चर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बात करते हैं अपन अब सबसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। इट मींस जहां पर भी अपन बात करेंगे वहां पर अपन इन्हीं का क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। इट मींस अपन R.H. वियटेकर के मॉडर्न क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं R.H. वियटेकर। इन्होंने आपके पास 1969 के अंदर, कब 1969 के अंदर अपना ये क्लासिफिकेशन प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। एंड इन्होंने क्या किया, आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 मेन किंगडम्स रखे। 5 मेन किंगडम कौन कौन से थे, देखिए इन्होंने क्या किया, आपके पास आपके सबसे स्टार्टिंग मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। इन्होंने एक नया क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया, वो था फंजाई के लिए। इन्होंने फंजाई के लिए, जिससे अपन क्या कहते हैं, माइकोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, माइकोटा भी कहा जाता है। ओके, तो इन्होंने फंजाई के लिए एक नया क्लासिफिकेशन बना दिया, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, सारी फंजाइस को रखा। ओके, तो इस तरह से इनके 5 किंगडम्स हो चुके हैं। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। इस तरह से इनके 5 क्लासिफिकेशन थे। आगे बात करेंगे इनके क्राइटेरिया के बारे में कि इन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया रखे। देखिए क्राइटेरिया से आपके पास बहुत ज्यादा पूछ ले जाते हैं कभी कभार ये क्वेश्चंस कि कौन कौन से 5 इनके क्राइटेरिया थे, जिसमें से ऑप्शंस देके एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं। तो नीट के लिहाज से अगर बात करें या नीट के पर्पज से बात करें तो ये आपका थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। ओके, एक इंपोर्टेंट ये चीज हो जाती है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इन्होंने। तो सबसे पहला इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, सेल स्ट्रक्चर को रखा। सेल स्ट्रक्चर मतलब इन्होंने क्या किया कि आपके पास सेल स्ट्रक्चर, जिससे अपन क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल भी कह सकते हैं कि भाई आपका जो सेल है वो कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है। इट मींस वो प्रोकैरियोटिक सेल है
या फिर आपके पास वो यूकैरियोटिक सेल है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसके बारे में अपन एक अलग से एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर अपन डिटेल से प्रोकैरियोटिक सेल्स को और यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्या हो गया इनका सेल स्ट्रक्चर, कि इन्होंने देखा कि आपके पहला तो बेसिक जो हो गया प्रोकैरियोटिक कौन कौन से और यूकैरियोटिक कौन कौन से, तो इन्होंने एक तो ये क्राइटेरिया रखा। दूसरा क्या हुआ, इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी सेकंड क्राइटेरिया रखा, यानी कि इनका सेकंड बेस क्या था, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करने का इनका सेकंड बेस था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मींस कि ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक सेल है। क्या एक सेल ही उसके सारे फंक्शंस करेगी, उसके सारे फंक्शंस मतलब रिप्रोडक्शन करेगी, डाइजेशन करेगी, जितने भी सारी चीजें होंगी क्या वही करेंगी, या फिर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, मतलब कि उसके अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए बना हुआ है। इट मींस उसमें डाइजेशन के लिए एक अलग से सेल ग्रुप है, रिप्रोडक्शन के अलग से एक सेल ग्रुप है, या ऑर्गन से या फिर सिस्टम है। तो इस तरह से इनका सेकंड जो क्राइटेरिया हो जाता है वो क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात करेंगे तीसरे क्राइटेरिया के बारे में, तो थर्ड क्राइटेरिया क्या है इनका, थर्ड क्राइटेरिया इनका है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये कि ये किस मेथड के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक है, इट मींस ये क्या अपना खुद का फूड खुद बनाते हैं, या फिर ये डिकम्पोजर्स हैं, या फिर ये आपके पास हेट्रोट्रॉफिक्स हो गया। हेट्रोट्रॉफिक्स का मतलब कि वो प्लांट्स पे डिपेंड है, या फिर अपना फूड खुद नहीं बना रहे, यानी कि ये अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं आपके पास, ये आपके पास डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे, अदर कौन, प्लांट पे। ओके, तो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी क्या था, इनका थर्ड क्राइटेरिया था। ओके, चलिए बात करेंगे रिप्रोडक्शन के मेथड पे, जो क्या इनका फोर्थ क्राइटेरिया है। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है इनका भाई, फोर्थ क्राइटेरिया इनका रिप्रोडक्शन मेथड, यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म इन्होंने ऐसे पाए अपनी पूरे बायोडाइवर्सिटी के अंदर कि कुछ ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मेथड को यूज करते हैं। एसेक्सुअल में भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें फ्यूजन हो गया, रीजनरेशन हो गया, बडिंग हो गया, इस तरह से बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। दूसरे ये क्या करते हैं, दूसरे ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मिल रहा था आपके पास, इस तरह की वैरायटी थी उसके रिप्रोडक्शन में। तो इन्होंने रिप्रोडक्शन को भी एक बेस बनाया, क्या बनाया, एक बेस बनाया। इससे क्या हुआ, इनको और स्पेसिफाई हो गया। अगला अपन बात करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने जो पांचवा मेन इंपोर्टेंट जो चीज रखी वो क्या था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब ये है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे डेवलप हुआ है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इट मीन्स वो जिससे डेवलप हुआ है उससे कौन कौन से और डेवलप हुए हैं, यानी कि उसमें रिलेशन कैसा है, ये चीज भी क्या हुई इनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशन हुआ। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया। इसको अपन मैं आपको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को और थोड़ा बताता हूं। जैसे कि आपके सपोज करो ये कोई ए ऑर्गेनिज्म है, अब इस ए ऑर्गेनिज्म से आपके पास इस तरह से बहुत सारे, यानी कि अपन मान लेते हैं 4 ऑर्गेनिज्म और इसी से फॉर्म हुए, इसी से मॉडिफाई हुए, इसी से इवोल्यूशन के थ्रू बने। जैसे कि आपके पास तो एक बी हो गया, एक सी हो गया, एक डी हो गया और एक ई हो गया, इस तरह से। तो आपके पास बाद में क्या हुआ, बाद में इन्होंने देखा कि आपके पास बी में और सी में कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है क्या कुछ ऐसे कैरेक्टर मिल रहे हैं कि बी और सी के अंदर जो ऐसे सिमिलर है। तो इस तरह से क्या होता है, अपन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते। तो इसको भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि कहीं बी और सी के अंदर तो कोई रिलेशन नहीं है, बी का सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, या फिर बी सी डी ई का ए के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसको कहते हैं अपन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसको भी इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। इस तरह से इनके कहते हैं 5 मेन क्राइटेरिया थे, जिसके बेसिस पर इन्होंने अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब एनसीईआरटी के अंदर भी वो पूरा जो टेबल बना हुआ है उसके अंदर देख सकते हैं, आपको ये पूरे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। आगे अपन बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि क्या था, आरएच व्हीटेकर का बलून स्कीम।
बलून स्कीम मतलब इन्होंने ये जो डायग्राम दिया है ना, इस तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा एनसीईआरटी के अंदर, या एनसीईआरटी के नहीं तो आपको किसी न किसी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ये चीज। तो ये क्या था, बलून स्कीम। बलून स्कीम मतलब बलून स्कीम में ये था, इन्होंने क्या चीज को दर्शाया या किस चीज को शो किया बलून स्कीम के थ्रू, इन्होंने शो किया कि आपके इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो कैसा है। तो इनका ऑर्डर कैसा होता है, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें अर्थ पे जो आए थे ऑर्गेनिज्म वो थे मोनेरा, ठीक है, मोनेरा। बाद में क्या हुआ आपके पास, मोनेरा से डेवलप हुए प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा में क्या थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनको आप ना तो क्या कर सकते हो, जिनको आप ना तो बता सकते हो कि ये प्लांट है या एनिमल्स है, यानी कि इस तरह के विचित्र, या एक तरीके से बात करें तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म आए जो आपको संकट में डाल दें एक तरीके से। आप बता नहीं सकते कि ये प्लांट में आएंगे या फिर ये एनिमल्स में आएंगे। तो ये किससे बने आपके पास, ये बने मोनेरा से। फिर बाद में क्या हुआ, प्रोटिस्टा में कुछ जो थे आपके पास वो फंजाई के अंदर कन्वर्ट हो गए, और प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी रखे थे इनके अंदर जो खुद का वजन खुद बना सकते थे। फिर बाद में क्या माना कि भाई जो प्लांट का जो डेवलप हुआ है वो किससे हुआ है, ऐसे प्रोटिस्टा से हुआ है जो क्या थे, ऑटोट्रॉफिक थे, यानी कि जो खुद का भोजन खुद बनाते थे। सिंपल। आगे हम बात करते हैं फंजाई में क्या हो गया, जो हेट्रोट्रॉफिक थी या डिकम्पोजर्स थी। ओके, बात करते हैं ऐसे प्रोटिस्ट जो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, बट उनमें क्या होता है, जो फूड मैकेनिज्म का जो मेथड होता है, ये डाइजेशन का जो मेथड होता है वो इजेशन होता है, यानी कि वो अपना फूड पहले बॉडी के अंदर डालेंगे, फिर बाद में उसका बॉडी के अंदर डाइजेशन करेंगे। यहां पर तो क्या होता है, फंजाई के अंदर ये पहले एंजाइम्स को बाहर रिलीज करते हैं, बाहर आपके पास वो कन्वर्ट होता है सिंपल प्रोडक्ट के अंदर या सिंपल के अंदर, फिर उसको बाद में ये एब्जॉर्व करते हैं। इस तरह से इनका क्या था, मेथड था एवोल्यूशन का। तो इस तरह से ये क्या आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किस तरह से एवोल्यूशन इंक्रीज होता जा रहा है। पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, तो ये चीज इन्होंने इसके थ्रू शो की। अब हम बात करते हैं इस पूरे डायग्राम को एक डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सबसे पहले आपके पास जो थे वो थे मोनेरा। ओके, अच्छा मोनेरा में क्या हुआ आपके पास, मोनेरा के अंदर हम बात करें तो मोनेरा डिकम्पोजर्स भी थे और कीमोसिंथेसिस भी थे। कीमोसिंथेसिस क्या होते हैं, देखिए कीमोसिंथेसिस का मतलब बेसिकली ये होता है कि ये केमिकल्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसका यूज करते हैं अपने फूड फॉर्मेशन के लिए। ओके, यानी केमिकल्स का यूज करके ये अपना फूड बनाते हैं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये ऑटोट्रॉफिक मेथड के अंदर आ जाएगा। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो डिकम्पोजर्स की तरह बिहेव करते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये फूड डाइजेशन बाहर करते हैं, यानी कि इनके अंदर अपनी बॉडी से एंजाइम को बाहर रिलीज करेंगे, देन जो बाहर फूड है उस फूड का डाइजेशन होगा। डाइजेशन मतलब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर वो सिंपल प्रोडक्ट है उसको बॉडी के अंदर ये एब्जॉर्ब कर जाएंगे। इसको कहते हैं अपन डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो इनके अंदर दोनों आगे थे आपके पास। बाद में क्या हुआ, इन्होंने कॉम्प्लेक्स, देखो बाद में इन्होंने क्या हुआ, ये अपन बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के हिसाब से देखो कैसे डिवाइड किया। भाई देखिए मोनेरा पूरा क्या था आपके पास, मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक यानी कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को वीटे करने किसमें डाल दिया, मोनेरा के अंदर, कि भाई आप जाइए मोनेरा के अंदर आराम कीजिए। तो इन्होंने उनको आराम करने के लिए कहां पर भेज दिया, मोनेरा के अंदर भेज दिया। बाद में क्या हुआ आपके पास, और इससे ऊपर यानी कि मोनेरा को छोड़ दो, बाकी जो 4 किंगडम है अपने पास, इट मींस प्रोटिस्टा है, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। इनके अंदर क्या रखे इन्होंने, इनके अंदर इन्होंने यूकैरियोट्स को रखा। किसको रखा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा। सिंपल है। बात करेंगे अपन सेकंड के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो गया आपके पास कि प्रोटिस्टा से लेके मोनेरा तक, तो इन्होंने क्या रखा आपके पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा। प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे और मोनेरा के अंदर भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। ओके, और बात करें तो प्रोटिस्टा के ऊपर मतलब प्लांट के अंदर, फंजाई के अंदर और एनिमेलिया के अंदर। तो इसमें इन्होंने क्या रखा आपके पास, इसमें इन्होंने रखा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को। किसको रखा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स होती हैं और हर सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है।